बच्चों जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, है ना, तरल मोजाइक मॉडल, उसमें उसका जो उसको जो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरह से वो नजर आता था, है ना। इसमें आप देखिए, इसमें आपको ये नजर आ रहा है ना। तो उन्होंने ये बताया था कि इसमें कई तरह के प्रोटीन्स, केवल ये बायोलिपिड लेयर ही नहीं होती हैं, है ना। ये बायोलिपिड लेयर के अलावा, जैसे ये तो बदल दिया इसने, जो हाइड्रोफिलिक रीजन है एक हो गया, ये पूंछ वाला रीजन हो गया, हाइड्रोफोबिक रीजन हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा था इसमें कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, मतलब बाह्य प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन जिसको कहते हैं। और इसके अलावा इनमें कुछ आंतरिक प्रोटीन, है ना, अंतर प्रोटीन होते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोटीन होते हैं, और कुछ सेल सरफेस प्रोटीन इस तरह से पाए जाते हैं। कुछ होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब जो बाहर से अंदर की तरफ प्रोटीन इसमें लगे रहते हैं, जैसे ये वाले, है ना, ये। तो और ये कैसे होते हैं, मतलब घूमता रहता है ये फ्लूइड मोजाइक, तभी तो हम कहते हैं ये तरल है। मतलब ऐसा लगता है इसमें कोई फिक्स नहीं है ये कि ये होगा, ये थोड़ा बहुत इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए इसका नाम कैसा दिया था, तरल मोजाइक मॉडल। और इसमें जैसे ये वाले कैसे हैं, ये जो है ये इनको बोलते हैं हम कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं, ये चैनल प्रोटीन्स हैं, मतलब इनके जरिए कोई भी चीज सेल से बाहर आएगी या अंदर जाएगी, ठीक। ये ऐसे इस तरह के प्रोटीन्स भी इनमें काम करते हैं। इनकी जो हम डिटेल जो है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें बताएंगे हम किस तरह से इनमें ट्रांसफर होता है मटेरियल, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो इस तरीके से ये था सिंगर एंड निकोलसन का तरल मोजाइक मॉडल। तो मोजाइक हम कह रहे हैं जैसे चकत्ते पड़े हुए, आप देखिएगा इसको दूर से ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें वो जैसे ना चकत्ते से पड़े हैं, ये प्रोटीन्स नजर आते हैं जो इसमें धसे होते हैं इसकी लेयर में, इसीलिए इसी कारण। तो बच्चों अब हम तो अब बात करते हैं कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, जो एक जरूरी है, और एक बार कई क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सकता है। तो इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला तो ये है कि एक तरह से ये फिजिकल बैरियर है, एक तरह का अवरोध है ना, जो ये देखता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, आप इसको खास पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारी कोशिका, जो ये कला है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, ये अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ चीजों को नहीं आने देगी, इसी तरह से कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, कुछ चीजों को बाहर नहीं जाने देगी, मतलब अर्ध पारगम्य है, सिलेक्टिव है, इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल भी कहते हैं हम इसे, है ना। केवल कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ चीजों को नहीं आने देगी, ठीक। तो एक तरह से बैरियर की तरह तो काम कर ही रही है, बाहर के वातावरण के से एक तरह से बैरियर है लगा हुआ। जैसे हम यहाँ पे बैरियर देखते हैं ना कि भाई किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा, अगर कोई इलीगल है तो उसको नहीं आने देगा, ठीक है। तो दूसरी बात है कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट। कोशिका में पदार्थों का जो आवागमन होता है वो इसी के जरिए होता है। और मैंने अभी अब आपको जो बोला कि वो सेमी परमिबल, अर्ध पारगम्य होती है, मीनिंग मतलब कुछ ही सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को, कुछ पदार्थों को वो आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। अच्छा, ये एक और चीज है, ये कोशिका जो झिल्ली है हमारे लिए इसके संचार माध्यम की तरह काम करती है। जो ये कोशिका किसी भी सेल की, ये कोशिका कला है, ये उसके लिए संचार माध्यम का भी काम करती है। और क्या करती है, ये उसको किसी चीज से अटैच रखने का भी काम करती है। इंट्रासेलुलर मटेरियल हो सकता है वो, है ना, तो उसके उसमें ये अटैच करने का भी काम करती है, भाई सुरक्षा भी प्रदान करती है। देखो आकृति भी बनाए रखती है इसकी, है ना। पर्यावरण के प्रति जो है अनुक्रिया अगर करनी हो किसी कोशिका को, तो वो कोशिका कला के जरिए ही करेगी। आसपास से कोशिकाओं का संपर्क बनाए रखती है ना, और उत्सर्जन का काम भी करती है। तो ये इसके बहुत सारे जो है वो फंक्शन है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे हम बात कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट की, जो ये अभिगमन है, आवागमन जो है, इसमें ना जो कोशिका है दो तरीके से काम करती है। एक तो होता है निष्क्रिय अभिगमन या आवागमन, और एक होता है सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का होता है। अब इसको हम डिटेल थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक्टिव का मतलब होता है कि जब एनर्जी का प्रयोग होगा, मतलब ताकत के जरिए या एनर्जी के जरिए या एटीपी के जरिए यूज होते हुए, और कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, परासरण के नियम के विपरीत काम करेगा। मतलब जहां सांद्रता, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे देखेंगे, सांद्रता के खिलाफ काम करेगा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, तो हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर बिना उसके
बिना किसी उसके आयन की सांद्रता का मतलब जो ज़्यादा है, जैसे जनरली क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि कोई भी चीज़ जैसे छोटे-छोटे अणु हैं या वो है, आपने डिफ्यूज़न अगर सुना हो, तो उसमें क्या होता है कोई भी चीज़ जो ज़्यादा सांद्रता जहाँ है, ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ है, वहाँ से किस तरफ जाती है? जहाँ सांद्रता कम होती है। जैसे मान लीजिए हम स्प्रे छोड़ते हैं कोई, है ना? मान लीजिए यहाँ से हमने कोई गैस छोड़ी या गैस लीक हुई, तो वो वहाँ से जहाँ उसकी सांद्रता ज़्यादा है, मतलब गैस के आस-पास, वहाँ से जाएगी दूसरे कमरे में, जहाँ उसकी सांद्रता कम होती है। तो एक इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट होता है किसी अणुओं का, उनको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव माने कि निष्क्रिय, मतलब इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं हुआ, इसमें केवल इतना हुआ कि जहां सांद्रता ज्यादा थी वहां से कोई पदार्थ वहां चला गया जहां सांद्रता कम थी। ठीक, तो इसी तरह से और जहां हम अब जब हम उल्टा कहते हैं, हम कहते हैं कि सांद्रता कम है और वहां से हमें किसी अणु को वहां पहुंचाना है जहां सांद्रता ऑलरेडी ज्यादा है, तो तब क्या करेंगे? तब हमें एनर्जी का यूज करना पड़ता है और ऐसा कोशिका के अंदर हमें करना पड़ता है। कोशिका के साथ ऐसा होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उसकी आपको आपको उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। कुछ क्रिया करने के बाद सांद्रता के विपरीत उनका आवागमन होता है। तो विपरीत आवागमन को हम कहें के लिए हम यूज करेंगे वर्ड सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट इसमें होते हैं। वैसे पिनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस भी होता है। पिनोसाइटोसिस में हम ये कहते हैं कि जो तरल पदार्थों को किस तरह से जो ये कोशिका झिल्ली है वो ग्रहण करती है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूँ। और फैगोसाइटोसिस में हम कहते हैं कि जो सॉलिड पदार्थ है उनको कोशिका किस तरह से ग्रहण करती है, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने आपके सामने चित्र बनाया किस तरह से पिनोसाइटोसिस, जब तरल पदार्थ का सेल कोशिका जो है जब अपने अंदर लेती है तो उसमें इस तरह से खांचा बन जाता है और इस तरह से तरल पदार्थ जो लेने की प्रक्रिया जो है उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसी तरह से जब ठोस पदार्थ इसी तरह से कोशिका कला द्वारा लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो तरल पदार्थ लेने की जो कोशिका कला की प्रक्रिया उसको हम पाइनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और ठोस पदार्थ को अपने अंदर इस तरह से खांचा बनता है, फिर उसके अंदर अंदर की तरफ ले लिया जाता है ना, वांछित पदार्थ वगैरह कुछ भी, तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठोस फैगोसाइटोसिस और अच्छा, तरल जो है पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है।